नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आवश्यक जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसे हम न्यूक्लिक अम्ल क्यों कहते हैं। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल जो है ये केंद्रक के अंदर पाया जाता है और इसका जो मीडियम है, जो प्रकृति है, वो कैसी है, अम्लीय है और इसी कारण से हम इसको न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो है सामान्यतः दो प्रकार का होता है, जिसमें से एक क्या है आपका डीएनए, जिसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और ये सामान्यतः पाया जाता है केंद्रक में। और दूसरा जो न्यूक्लिक अम्ल है वो है आरएनए, जिसको हम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। और ये मुख्यतः जो है साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। देखिए, ये सामान्यतः पाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे डीएनए है आपका, अब डीएनए आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, आपका हरित कवक के अंदर भी होता है, लेकिन मुख्यतः जो डीएनए पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और उसी प्रकार से जो आरएनए होता है वो मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। एक वैज्ञानिक थे एफ मिशर, जिन्होंने पस कोशिकाओं से डीएनए को पृथक किया और न्यूक्लिन नाम दिया। देखिए, ये बात ध्यान रखना है कि एफ मिशर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसको पृथक किया था डीएनए को पस कोशिकाओं से, और इन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा था, इन्होंने इसको क्या नाम दिया था, न्यूक्लिन कहा था। बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया गया। ये जो न्यूक्लिक अम्ल हैं ये हैं क्या? तो देखिए, वास्तव में ये एक पॉलीमर्स हैं जो न्यूक्लियोटाइड्स के बने हैं। न्यूक्लियोटाइड नामक एक यूनिट है जिसके द्वारा न्यूक्लिक एसिड बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, एक पॉलीमर है जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के जुड़ने से बनता है। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिल जाते हैं तो उनसे क्या बनता है, आपका न्यूक्लिक अम्ल बनता है। अब सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे न्यूक्लिक एसिड डीएनए का। डीएनए, जिसको हम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, इसकी संरचना का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, डीएनए को अगर हम देखें तो डीएनए में आपको दो चेनें दिखाई देती हैं जो एक दूसरे के साथ क्या होती हैं, कॉइल्ड होती हैं। आप इस डायग्राम में अगर देखेंगे तो आपको दो चेनें देखिए, एक चेन ये है और दूसरी चेन कहाँ है आपकी, ये है। तो दो चेनें जो हैं एक दूसरे के साथ कॉइल्ड अवस्था में आपको दिखाई देती हैं। ये दोनों चेनें कहलाती हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो सीधी सी बात हो गई कि डीएनए में कितनी चेनें होती हैं, दो चेनें होती हैं। कौन सी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और ये एक दूसरे के साथ कैसी अवस्था में होती हैं, कुंडलित अवस्था में होती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अगर हम इस टर्म का अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट है, एक स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब ये होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर के, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलने से इस प्रकार की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। तो यहाँ इतना आपको स्पष्ट पहले हो जाना चाहिए कि डीएनए में क्या होता है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किससे बनती हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए की क्या है, एक इकाई है, यूनिट है। और अगर हमको डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना है तो हमको सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को समझना होगा। तो यहाँ आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डीएनए में कितनी चेनें हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, और ये चेनें किससे बनी है, न्यूक्लियोटाइड से। तो अब हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं न्यूक्लियोटाइड की संरचना का, कि वास्तव में न्यूक्लियोटाइड क्या है और ये किस प्रकार से बनता है। देखिए, न्यूक्लियोटाइड जो है वो नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फॉस्फेट, इन तीन चीजों से मिलकर के बनता है। जो न्यूक्लियोटाइड आपका है, जो न्यूक्लिक अम्ल की क्या है, एक यूनिट है, वो तीन चीजों से मिलकर के बनी है। नाइट्रोजन क्षार, जिसको हम अंग्रेजी में नाइट्रोजन बेस कहते हैं, शर्करा, जिसको हम शुगर कहते हैं, और फॉस्फेट मतलब फॉस्फेट। ये जो नाइट्रोजन क्षार है ये दो प्रकार के होते हैं डीएनए में। एक को हम कहते हैं प्यूरीन और दूसरे को कहते हैं पिरिमिडीन। प्यूरिन भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एडिनिन और एक होता है ग्वानिन। एडिनिन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और ग्वानिन को हम जी से प्रदर्शित करते हैं। जबकि जो प्रिमिडीन है ये भी आपके डीएनए में दो प्रकार के होते हैं, एक साइटोसिन जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं, और नंबर दूसरा क्या होता है, थाइमिन, जिसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। न्यूक्लियोटाइड में जो शर्करा पाई जाती है, जो शुगर पाई जाती है, उसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबोज शर्करा।
और फॉस्फेट का मतलब है फॉस्फोरिक अम्ल। तो आप यहाँ इतना समझ लीजिए कि एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, जब कोई भी एक नाइट्रोजन क्षार चार प्रकार के आपके हो गए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, कोई सा भी एक नाइट्रोजन क्षार जब एक शर्करा और एक फॉस्फेट से जुड़ता है तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। मैं दोबारा रिवाइंड कर दे रहा हूँ, जब कोई एक नाइट्रोजन क्षार शर्करा और फॉस्फेट से मिलता है तो आपका क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। और नाइट्रोजन क्षार कोई सा भी हो सकता है, चार प्रकार के बताए, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है या थाइमिन हो सकता है। अब हम एक एक करके अध्ययन करेंगे, नाइट्रोजन क्षार क्या है, शर्करा क्या है और फॉस्फेट क्या है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे नाइट्रोजन क्षारों का। तो देखिए, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि नाइट्रोजन क्षार आपके दो प्रकार के हैं, एक प्रिमिडीन है और एक प्यूरिन है। तो हम पहले प्रिमिडीन का जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो प्रिमिडीन होता है उसमें एकल रिंग संरचना है ये, मतलब इसमें एक रिंग पाया जाता है, रिंग स्ट्रक्चर है, केवल एक रिंग पाया जाता है और इसमें दो नाइट्रोजन व चार कार्बन होते हैं। पहले और तीसरे स्थान पर इसमें नाइट्रोजन मौजूद होता है। अब हम डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये एक पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर यहाँ मैंने आपको दिखाया है। अगर आप देखें तो इसमें एक रिंग है आपका, और इस रिंग में आपके दो नाइट्रोजन है। पहले और तीसरे स्थान पर आपके दो नाइट्रोजन हैं और बाकी चार कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, कार्बन एक दो तीन चार। और इस पूरे रिंगिंग स्ट्रक्चर में हम नंबरिंग करते हैं ताकि हम आगे ये पहचान पाएं कि न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमने नंबरिंग यहाँ पे शुरू करी एन से 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 6 रिंगिंग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, प्रिमिडीन का। और प्रिमिडीन दो प्रकार के मैंने आपको बता दिए, एक साइटोसिन और दूसरा क्या है, थायमीन। अब हम बात करते हैं प्यूरिन की। देखिए, प्यूरिन में क्या होता है, इसमें दो रिंग स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जैसे प्रिमिडीन में तो एक स्ट्रक्चर है रिंगिंग, लेकिन प्रिमिडीन के विपरीत अगर हम प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में दो रिंग युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनमें से एक रिंग को तो हम प्रिमिडीन रिंग कहते हैं और दूसरे रिंग को हम इमिडाजोल रिंग कहते हैं। एक रिंग तो बिल्कुल ऐसी ही होगी, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रिमिडीन रिंग, और जो दूसरा रिंग होता है उसको हम कहते हैं इमिडाजोल रिंग कहते हैं। और इस फ्यूरिन में नाइट्रोजन कितने पाए जाएंगे, चार नाइट्रोजन पाए जाएंगे और पांच कार्बन पाए जाएंगे। पहले, तीसरे, सातवें और नवें स्थान पर आप क्या मौजूद होगा, नाइट्रोजन मौजूद होगा। डायग्राम से हम समझते हैं। देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, प्यूरिन का। अब प्यूरिन में आप देखिए, ये वाला जो संरचना ये क्या है, प्रिमिडीन रिंग है, बिल्कुल प्रिमिडीन जैसी है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये है आपका क्या, इमिडाजोल रिंग, जो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे देखिए दो रिंगिंग स्ट्रक्चर है, टू रिंग है, यहाँ पे दो रिंग है आपके प्यूरिन में, और एक क्या है, प्रिमिडीन स्ट्रक्चर है, प्रिमिडीन जैसा रिंग है, और दूसरा क्या है, इमिडाजोल जैसा रिंग है। और इसमें अगर आप देखें, पहले, तीसरे, सातवें और नवें स्थान पर नाइट्रोजन है। देखिए, पहला, तीसरा, सातवां और नवा। अब आप इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो नंबरिंग करने का तरीका भी आप देख लीजिए। नंबरिंग करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। जैसे मान लीजिए पहला ये रिंग है आपका, ठीक है, तो आपने नंबरिंग कहाँ से करी, यहाँ से करी, एक, ये आ गया दो, ये आ गया आपका तीन, ये आ गया आपका चार, ये आ गया आपका पांच और ये आ गया आपका छह। ये तो आपका क्या हो गया, प्रिमिटिव रिंग हो गया। और इसके अलावा आपका ये एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर आपका जुड़ गया। तो आप यहाँ पे शुरू करेंगे सात, आठ और नौ। तो आप देखिए इस प्रकार से नौ आपके नंबरिंग हो गई यहाँ पे। और इस स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हो गए, चार, एक, दो, तीन और चार, और कार्बन कितने हो गए, पांच। तो ये है आपका प्यूरिन और प्रिमिडीन। और ये याद रखिएगा, प्यूरिन कौन कौन से हैं डीएनए में, एडेनिन और ग्वानिन, और प्रिमिडीन कौन से हैं, साइटोसिन और थाइमिन। यहाँ ये भी आपके समझ में आ रहा होगा कि सिंपल स्ट्रक्चर किसका है, प्रिमिडीन का स्ट्रक्चर सिंपल है थोड़ा, क्योंकि इसमें एक रिंग है, सिंगल रिंग है। जबकि प्यूरिन का स्ट्रक्चर थोड़ा टफ है, क्योंकि इसमें कितने रिंग्स हैं, दो रिंग्स हैं। एक रिंग कौन सा है, प्रिमिडीन रिंग, और दूसरा कौन सा है, इमिडाजोल रिंग। अब हम बात करते हैं शर्करा की, शुगर की। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्लों में जो शर्करा पाई जाती है वो दो प्रकार की हो सकती है। एक होती है राइबोज शर्करा और एक होती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो कहलाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। लेकिन अगर हम इसकी संरचना का अध्ययन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो डीऑक्सी राइबोज शर्करा है वो राइबोज शर्करा से ही बनी है।
कैसे बनी है इसको आप समझिए। देखिए, राइबोज शर्करा के कार्बन 2 से अगर हम एक ऑक्सीजन अणु को निकाल दें तो जो शर्करा बन जाती है उसको हम डीऑक्सीराइबोज शर्करा कहते हैं। आपको स्ट्रक्चर बनाने में आसानी होगी इसलिए आप दोनों स्ट्रक्चरों को समझ लीजिए। देखिए, डीऑक्सीराइबोज में आप देखिए उससे पहले क्या लिखा है, डीऑक्सी, और डीऑक्सी का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का निकलना। डीऑक्सीराइबोज शर्करा अर्थात राइबोज शर्करा से डीऑक्सी ऑक्सीजन का निकलना। तो आप राइबोज स्ट्रक्चर को देख लीजिए। राइबोज स्ट्रक्चर अगर समझ में आ गया तो इसी से एक ऑक्सीजन के अणु को निकाल करके हम क्या बना देंगे, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। मैं दोबारा आपको समझा दूं, डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है, ठीक है ना। और ये डीऑक्सीराइबोज शर्करा कब बनती है, जब राइबोज शर्करा से हम ऑक्सीजन का एक अणु क्या कर दें, निकाल दें, डीऑक्सीडेशन कर दें, तो क्या बनता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। यहाँ जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाला, ये राइबोज शर्करा का एग्जाम्पल है। जैसा मैंने लिखा भी है ऊपर, ये एक पेंटोज शर्करा है। पेंटोज शर्करा का मतलब जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या हो, 5 हो। आप जानते हैं हेक्सोज, जैसे ग्लूकोज है, हेक्सोज हम इसलिए कहते हैं कि उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 6 है। अगर 7 होगी तो हेप्टोज, 8 होगी तो ऑक्टोज। उसी प्रकार से ये जो शर्कराएं हैं, राइबोज शर्करा हो चाहे डीऑक्सीराइबोज शर्करा, दोनों जो शर्कराएं हैं इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 5 है, इसलिए ये कैसी शर्करा है, पेंटोज है। आप देख लीजिए, 1 2 3 4 और 5, 5 कार्बन परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने नंबरिंग भी की है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। तो ये जो संरचना है ये आपकी राइबोज की है। और इसके कार्बन 2, ये कार्बन 2 है। इससे देखिए यहाँ पे आप देखिए एक H ग्रुप है और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, OH ग्रुप। और इस OH ग्रुप से अगर हम ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल दें तो ये क्या हो गया, डीऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन का निकलना हो गया। और इस ऑक्सीजन के निकलने से ये राइबोज शर्करा बना देती है क्या, डीऑक्सीराइबोज शर्करा। आप देखिए ये बन गया आपका डीऑक्सीराइबोज शर्करा। अब यहाँ OH के स्थान पे क्या बचेगा, केवल आपका H। तो आप देखिए ये जो संरचना आपकी हो गई, ये क्या हो गई आपकी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। बाकी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शर्करा का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है, केवल एक O का अंतर है कार्बन 2 पे। यहाँ OH के स्थान पे डीऑक्सीराइबोज में क्या पाया जाएगा, केवल H, क्योंकि O क्या हो गया, निकल गया। अब डीऑक्सीराइबोज शर्करा के स्ट्रक्चर को देख लीजिए। जैसा मैंने आपसे कहा, इसमें कार्बन 5 है, पेंटोज शर्करा है, कार्बन 1 2 3 4 और 5, एच ओ एच है, इसमें एच एच है, इसमें एक एच ओ एच जुड़ा हुआ है, और इसमें क्या है, एक एच और CH2OH, और ये एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो ये स्ट्रक्चर है आपका क्या, राइबोज शर्करा का और डीऑक्सी राइबोज शर्करा का। दोबारा से समझ लीजिएगा, डीएनए में जो शर्करा होती है कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा, जिसका स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है। और अब बात करते हैं फॉस्फेट की, जो न्यूक्लियोटाइड का आपका तीसरा घटक है। देखिए, फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कोई स्पेशल नहीं है, सिंपल फॉस्फोरिक अम्ल को ही हम फॉस्फेट कहते हैं यहाँ पे। और इसमें 3 हाइड्रोक्सिल समूह और एक ऑक्सीजन फॉस्फेट से जुड़ा होता है। आप देख लीजिए बीच में फॉस्फेट है, इसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो हुए हैं और एक ऑक्सीजन का आपका मॉलिक्यूल है जो डबल बॉन्ड से फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। तो इसको हम H3PO4 कहते हैं। H3PO4 या फॉस्फोरिक अम्ल, ये फॉस्फेट कहलाता है। तो इसमें 3 OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं और एक ऑक्सीजन का अणु है जो डबल बॉन्ड से फॉस्फेट से जुड़ा हुआ है। अब हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। हमने घटक पढ़ लिए न्यूक्लियोटाइड में, नाइट्रोजन क्षार के बारे में पढ़ लिया, पहला घटक, दूसरा घटक शर्करा पढ़ लिया, और तीसरा घटक हमने फॉस्फेट पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि ये तीनों आपस में जुड़कर किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्षार और शर्करा और फॉस्फेट तीनों जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है, ये आपको पता है। यहाँ पे एक बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर नाइट्रोजन क्षार और शर्करा आपस में जुड़े, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा आपस में जुड़े, तो इसको हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन क्षार और शर्करा जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं तो उससे जो संरचना बनती है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। तो आप ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। आप समझ लीजिएगा दोबारा से, न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फॉस्फेट जुड़ते हैं। मैंने आपसे कहा कि नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के जुड़ने से क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट जब आपस में जुड़ेंगे, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, नाइट्रोजन क्षार हमेशा शर्करा के कार्बन से जुड़ता है। पहला जो स्ट्रक्चर हम दिखा रहे हैं वो हम क्या दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन क्षार को शर्करा से जुड़ता हुआ, अर्थात न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है हम ये दिखा रहे हैं। पहले नाइट्रोजन क्षार शर्करा से कैसे जुड़ता है, आप देखिए इस चीज को।
नाइट्रोजन क्षारक हमेशा शर्करा के प्रथम कार्बन से जुड़ता है। शर्करा ये है, शर्करा का पहला कार्बन ये है। तो नाइट्रोजन जो क्षार होगा, नाइट्रोजन जो बेस होगा, वो हमेशा कार्बन शर्करा के कार्बन एक से जुड़ता है, अर्थात नाइट्रोजन क्षार कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन से जुड़ेगा। अब दूसरी बात, आप ये जानते हैं कि नाइट्रोजन क्षारक भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन और प्रिमिडीन। तो ये ध्यान रखिएगा, जो प्रिमिडीन होता है वो अपने स्ट्रक्चर का जो तीसरा नाइट्रोजन है उससे, और प्यूरिन क्षारक जो होगा वो अपने स्ट्रक्चर के 9वें नाइट्रोजन के द्वारा शर्करा से जुड़ता है। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी कि शर्करा तो आपको बता दिया मैंने, ये आपकी क्या है, ये आपकी शर्करा है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, शर्करा है। और इस शर्करा में ये जो है आपका क्या है, कार्बन एक है। तो इस कार्बन एक से क्या जुड़ेगा, आपका नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि नाइट्रोजन बेस भी आपके दो प्रकार के हैं। आपका एक था आपका क्या, पिरिमिडीन। और पिरिमिडीन का स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा रफली बता दे रहा हूँ, ये है आपका रफली, है ना। और यहाँ पे क्या था आपका, नाइट्रोजन एक था, फिर यहाँ पे आपका कार्बन था, और दूसरा नाइट्रोजन कहाँ था आपका, यहाँ पे था नाइट्रोजन, और हमने इसको क्या कहा था, थ्री। तीसरी कंडीशन में, तीसरी पोजीशन में क्या था, नाइट्रोजन था। तो प्रिमिडीन जो है इस नाइट्रोजन के माध्यम से कार्बन शर्करा के इस कार्बन से जुड़ता है, ठीक है। और अगर हम प्रिमिडीन की बात करें, तो प्रिमिडीन का प्यूरिन की बात करें, तो देखिए प्यूरिन का स्ट्रक्चर मैंने आपसे कहा था, उसमें दो रिंग होते हैं, एक रिंग आपका ये हो गया, और आपका एक रिंग आपका क्या हो गया, ये हो गया। तो अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे जो नाइट्रोजन था, यहाँ पे जो नाइट्रोजन था इसको हमने 9 नंबर दिया था। 9वीं स्थिति में कौन था, ये नाइट्रोजन था। तो प्यूरिन जो है इस नाइट्रोजन, 9वें नाइट्रोजन के माध्यम से इस शर्करा से जुड़ता है, ठीक हो गया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि शर्करा और नाइट्रोजन क्षार कैसे जुड़ते हैं, कैसे जुड़ेंगे, दोबारा से समझ लीजिए। शर्करा का कार्बन एक नाइट्रोजन बेस से जुड़ता है, और नाइट्रोजन बेस का कौन सा हिस्सा जुड़ेगा, अगर वो प्रिमिडीन है तो नाइट्रोजन तीसरे पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उसके द्वारा, और अगर प्यूरिन है तो 9वें पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है उसके द्वारा ये शर्करा के कार्बन एक से जुड़ते हैं। और यहाँ दूसरा प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों के जुड़ने के लिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के बीच में जो बंध बनता है उसको हम ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से नाइट्रोजन क्षार और शर्करा आपस में जुड़ते हैं, और किस बंध के द्वारा जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ते हैं। अब हम न्यूक्लियोसाइड और शर्करा, आपके दो भाग तो जुड़ गए, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा तो जुड़ गए, जिससे क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब नाइट्रोजन क्षार और शर्करा के जुड़ने के बाद अब हम इसमें क्या जोड़ेंगे, फॉस्फेट जोड़ेंगे, तभी तो आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो हम देखते हैं कि फॉस्फेट कैसे जुड़ता है। अब देखिए, फॉस्फेट हमेशा शर्करा के 5वें कार्बन से जुड़ता है। आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखिए, शर्करा थी, शर्करा के कार्बन एक, ये कार्बन एक है, इससे कौन जुड़ गया, नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, किस बंध के द्वारा जुड़ा, ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा जुड़ा। अब ये जो कार्बन 4, कार्बन 5, ये देख रहे हैं आप, कार्बन 5 जहाँ पे लिखा है CH2OH, इस कार्बन 5 से आपका क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट। और किस प्रकार से जुड़ेगा, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। देखिए फॉस्फेट में 3 हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप हैं, 1, 2 और 3। इन 3 में से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है, और इसके फलस्वरूप यहाँ जल का एक अणु बाहर निकलेगा, और यहाँ इन दोनों के बीच में एक बंध बन जाता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बंध। और इस बंध के कारण से फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इस शर्करा के अणु से क्या होगा, जुड़ जाएगा, किस बंध के द्वारा, फॉस्फोडाइईस्टर बंध। और इस प्रकार से संरचना बनेगी क्या, आपकी न्यूक्लियोटाइड। दोबारा समझ लीजिए, ये शर्करा के मॉलिक्यूल की कार्बन एक में तो नाइट्रोजन क्षार जुड़ गया था, कार्बन 5 जो है यहाँ से फॉस्फेट का अणु जुड़ेगा। फॉस्फेट में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे, जिनमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन 5 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। इस प्रकार से आप देखिए, मैंने दिखा रखा है, ये जल का एक अणु बाहर निकल जाएगा, और इनके द्वारा यहाँ पे बंध बन जाएगा, जिस बंध को हम कहते हैं फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। और इस बंध के द्वारा ये फॉस्फेट इस न्यूक्लियोसाइड, अब ये न्यूक्लियोसाइड ही तो है आपका, शर्करा और नाइट्रोजन क्षार के जुड़ने से क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड। और अब इस न्यूक्लियोसाइड से हमने एक फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिया, जो किसके द्वारा जुड़ा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो इस प्रकार से आप देखें, आपका ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। आप देखिए, इसमें ये नाइट्रोजन क्षार हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, शर्करा हो गया, और ये क्या हो गया, फॉस्फेट हो गया। तो इन तीनों घटकों के जुड़ने के फलस्वरूप आपका क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब देखिए, आपने न्यूक्लियोटाइड कैसे बना, आपने ये देख लिया। अब
आप ये भी जानते हैं कि नाइट्रोजन क्षार आपके 4 प्रकार के होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन, 4 प्रकार के आपके नाइट्रोजन क्षार होते हैं। शर्करा तो एक ही प्रकार की है, फॉस्फेट एक ही प्रकार का है। तो कौन-कौन से न्यूक्लियोटाइड और कौन-कौन से न्यूक्लियोसाइड यहाँ बनेंगे? डीएनए में कौन-कौन से न्यूक्लियोसाइड होंगे और कौन-कौन से न्यूक्लियोटाइड होंगे, थोड़ा-सा हम नामों के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ आप समझिए दोबारा से, नाइट्रोजन क्षार और शर्करा जुड़ती है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। ये मैंने आपको पहले बता दिया। नाइट्रोजन क्षार और शर्करा जुड़ती है तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में जब हम एक फॉस्फेट का मॉलिक्यूल जोड़ते हैं तो क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। या सामान्य भाषा में हम क्या कह देते हैं? नाइट्रोजन क्षार, शर्करा और फॉस्फेट, ये तीनों चीजें जुड़ती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन क्षार और शर्करा को सामूहिक रूप से हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना? तो अब इसी के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन-कौन से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। देखिए, एडेनिन अगर होगा, एडेनिन अगर होगा और वो डीऑक्सीराइबोस शर्करा से जुड़ता है, तो एडेनिन नाइट्रोजन क्षार जब डीऑक्सीराइबोस शर्करा से जुड़ता है तो कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, और इस डीऑक्सी एडिनोसिन से जब एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो आपका कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा? डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये क्या है? आपका न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? आपका न्यूक्लियोसाइड है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से अगर ग्वानिन आपका नाइट्रोजन क्षार होगा तो वो शर्करा से जुड़ के क्या बनाएगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन। और जब उसमें एक फॉस्फेट जोड़ेंगे तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा? डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी प्रकार से साइटोसिन अगर नाइट्रोजन क्षार होगा तो वो शर्करा से जुड़ के क्या बनाएगा? डीऑक्सीसाइटिडीन। और डीऑक्सीसाइटिडीन जो नाइट्रोजन क्षार साइटोसिन से बना है, इस ये न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट से जुड़ेगा तो कौन सा न्यूक्लियोटाइड बनेगा? डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट। इसी प्रकार से अगर थाइमीन नाइट्रोजन क्षार है तो वो शर्करा से जुड़कर कौन सा न्यूक्लियोसाइड बनाएगा? डीऑक्सीथाइमिडीन। और ये डीऑक्सीथाइमिडीन जो न्यूक्लियोसाइड है, जब ये फॉस्फेट से जुड़ेगा तो क्या बनेगा? डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। तो ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोसाइड्स हो गए आपके, और ये 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स हो गए। और यही जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स के आपस में जुड़ने से डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है। अब देखिए, आपने एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देख लिया। ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपका हो गया, जिसमें बीच में शर्करा है, ये नाइट्रोजन क्षार है और ये आपका फॉस्फेट है। नाइट्रोजन क्षार आपका क्या है? पहले कार्बन से जुड़ा हुआ दिखाया है मैंने आपको समझाने के लिए। ये कार्बन कौन सा है? 5वां कार्बन है, जिससे आपका क्या जुड़ा है? फॉस्फेट। ये आपको पता है। अब हमको अगर डीएनए की चेन बनानी है तो हमें चेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार के कई न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये न्यूक्लियोटाइड और इसी प्रकार का जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेगा तो उनके बीच में भी कौन सा बंध बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है अब आप इसको समझिएगा। देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, अगर मैं आपको एक पेन के माध्यम से समझाऊं तो देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है ना? तो ये आपको पता है कि ये एक न्यूक्लियोटाइड का आपका स्ट्रक्चर है। और ये जो नीचे वाला है, ये आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इस न्यूक्लियोटाइड में ये शर्करा है, ये कार्बन 1 पे क्या जुड़ा है? नाइट्रोजन क्षार। और ये कार्बन 5 पे क्या जुड़ा है? फॉस्फेट। ठीक हो गया। ये दूसरा नाइट्रोजन आपका दूसरा न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ये शर्करा है, ये उसके कार्बन 1 पे क्या है? नाइट्रोजन क्षार। और कार्बन 5 पे क्या है? आपका एक फॉस्फेट ग्रुप है। तो 2 न्यूक्लियोटाइड को हम कैसे जोड़ते हैं, अब आप इसको समझिए। देखिए, ये जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 3, ये कार्बन 3 है, कार्बन 1, कार्बन 2 और कार्बन 3। कार्बन 3 पे आप देख रहे हैं ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है, पहले न्यूक्लियोटाइड के जो शर्करा है उसके कार्बन 3 पे ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक, और जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड है उसमें ये क्या है? फॉस्फेट ग्रुप, जिसका एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है ये। तो पहले न्यूक्लियोटाइड के शर्करा के कार्बन 3 पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप में मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इन दोनों के बीच क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। तो ये पहले न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 3, शर्करा के कार्बन 3 और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के OH ग्रुप, इनके बीच में बनता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, जिसके फलस्वरूप ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं। मान लीजिए, ये पहले न्यूक्लियोटाइड का क्या है? आपकी शर्करा है, और ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड की क्या है? आपकी, मान लीजिए ये आपकी दूसरे न्यूक्लियोटाइड की क्या है? आपकी शर्करा है। तो इस शर्करा में यहाँ पे कार्बन 5 पे क्या होगा? आपका एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा,
ये तो होगा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो दूसरे, और इसमें भी क्या होगा, यहाँ पे कार्बन 5 होगा तो एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे जुड़ा होगा। ठीक हो गया ना आपका, ऐसे ही तो होता है। और ये कार्बन 1 है, यहाँ पे क्या जुड़ा होता है, नाइट्रोजन क्षार। और ऐसे इस न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पे कार्बन 1 पे क्या जुड़ा होगा, नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होगा। ठीक है ना। तो ये जो कार्बन 3 है, यहाँ पे जो कार्बन 3 है पहले न्यूक्लियोटाइड का, शर्करा का कार्बन 3, इसका जो OH होगा, इसका जो आपका OH है, ये OH आपका क्रिया करेगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट से, इन दोनों के बीच में, इस फॉस्फेट और के OH और इस न्यूक्लियोटाइड की शर्करा के OH के बीच में ये जो बंध बनेगा आपका, इस बंध को हम क्या कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस प्रकार से दो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होंगे, आपस में आपके जुड़ जाएंगे। और इसी प्रकार से कई न्यूक्लियोटाइड्स एक के बाद एक आपस में क्या होते जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे। और अगर जैसे ये दो न्यूक्लियोटाइड जोड़े, इसी प्रकार से जब आप बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जोड़ दोगे तो उससे क्या बन जाएगी, आपकी डीएनए की एक चेन आपकी क्या होगी, बन जाएगी, बन जाएगी ना। तो अभी मैं आपको डायग्राम के माध्यम से दिखा देता हूँ। देखिए इस प्रकार से आपकी डीएनए की क्या हुई, एक चेन बन गई। अब आप समझ भी लीजिए, देखिए एक न्यूक्लियोटाइड ये है आपका, इसमें ये शर्करा है, ये फॉस्फेट है और ये नाइट्रोजन क्षार है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, उसकी ये शर्करा, ये फॉस्फेट और ये क्या है, नाइट्रोजन क्षार। तीसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, इसकी शर्करा, फॉस्फेट, नाइट्रोजन क्षार। चौथा न्यूक्लियोटाइड ये है, इसकी शर्करा, फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षार। और आप देखिए यही मैंने आपसे कहा था, पहली शर्करा का कार्बन 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा। तो ये कार्बन 3 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के OH के साथ बॉन्ड बना दिया। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड हो गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड हो गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड का ये फॉस्फेट है आपका। ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड का क्या है, कार्बन 3, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे तीसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के OH के बीच में बॉन्ड बन गया यहाँ पे। ठीक है। ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये फॉस्फेट ग्रुप है, इस फॉस्फेट में OH होगा, फंक्शनल ग्रुप। और ये जो तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये कार्बन 3 है, यहाँ पे OH ग्रुप होगा। तो कार्बन तीसरे के OH और इस फॉस्फेट के OH, इसके बीच में ये बन गया आपका कौन सा बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस प्रकार से यहाँ 4 न्यूक्लियोटाइड आपके जुड़ते हुए दिखा दिए। और इसी प्रकार से न्यूक्लियोटाइड की एक पूरी की पूरी चेन आपकी क्या हुई, बन गई, जिसको हमने क्या कहा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब देखिए डीएनए की एक चेन हमने बना दी। अब यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो डीएनए की चेनें होती हैं, ये एक दूसरे की प्रति समानांतर होती हैं। प्रति समानांतर मतलब, समानांतर मतलब एक दूसरे के समान चलती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चलती हैं। प्रति मतलब एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एंटी होती हैं। मैं एक सामान्यता समझाने का प्रयास करूं तो आप ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को हमने सीधा खड़ा किया और एक व्यक्ति को उसके साथ उल्टा खड़ा कर दिया, तो दोनों की संरचना लगभग समान है, लेकिन वो एक दूसरे की क्या है, एंटी है, उल्टे हैं। जहां एक का पैर आएगा दूसरे का सर, दूसरे का सर जहां होगा वहां पहले का पैर आएगा। तो इसी को हम कहते हैं एंटी। तो यहाँ पे डीएनए की जो दोनों चेनें हैं वो एक दूसरे की क्या होती हैं, एंटी होती हैं, लेकिन पैरेलल भी होती हैं, एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। और एंटी भी होती हैं, विपरीत भी होती हैं। तो अब यहाँ पे हमें डीएनए की एक चेन बनाने के बाद हमें डीएनए की दूसरी चेन बनानी है। अब वो पहली चेन की क्या है, एंटी है। तो आप यहाँ पे अब ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि डीएनए की जो चेन हमने बनाई उसमें जो आपने शुगर का मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर दिखाया था, शर्करा का, वो इस प्रकार का था। ठीक है। और अगर हम इसको एंटी बनाना है, इसकी दूसरी चेन को इसकी विपरीत बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि शुगर के मॉलिक्यूल को हम क्या कर देते हैं, बनाने के लिए इस स्ट्रक्चर को उल्टा कर देते हैं। आप देखिए ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है शर्करा का वो ये है, और यहाँ पे क्या है, शर्करा का स्ट्रक्चर आपका ये है। मैं आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आपने शर्करा के मॉलिक्यूल को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पे आपका क्या था, कार्बन 1, माफ कीजिएगा, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, और यहाँ पे आपका था कार्बन 5। ये था आपका शर्करा का मॉलिक्यूल। ठीक है। अब हमने जब इसको उल्टा कर दिया इस प्रकार से, तो ये क्या हो गया, कार्बन 1, ये क्या हो गया आपका कार्बन 2, ये क्या हो गया आपका कार्बन 3, ये क्या हो गया आपका कार्बन 4, और यहाँ पे आपका एक जुड़ गया कार्बन 5। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डीएनए की जो दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसमें जो शर्करा का मॉलिक्यूल होगा वो पहले चेन की तुलना में क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है। इन्वर्ट होगा, एंटी होगा तो उल्टा करना पड़ेगा हमको। और इस डायग्राम में मैंने आपको करके दिखाया है, अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो यहाँ पे आपने शर्करा के अणु को क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है। ठीक है। और इसमें देखिए कार्बन 1 ये है, कार्बन 2 आपका ये है, कार्बन 3 ये है, कार्बन 4 आपका ये है, और कार्बन 5 आपका ये है। तो ये बात ध्यान रखनी है कि डीएनए की जो दूसरी चेन होगी उसमें हमने क्या किया, शर्करा के मॉलिक्यूल को उल्टा कर दिया। अब जैसा पहले आपने पढ़ा है, कार्बन शर्करा के कार्बन 1 से क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन क्षार। आपको ये भी पता है, अगर
प्रिमिडीन होगा तो कौन से नाइट्रोजन, कौन से सीरीज जुड़ेगा, तीसरे नाइट्रोजन से। और अगर प्यूरिन होगा तो कौन से सीरीज जुड़ेगा, नवे नाइट्रोजन से। ये भी आपको पता है। बिल्कुल वही होगा, केवल अंतर कितना होगा कि ये स्ट्रक्चर क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो कार्बन 1 से नाइट्रोजन 6 जुड़ा और कार्बन 5 से क्या जुड़ा था आपका, फॉस्फेट जुड़ा था। जैसे पहली चेन में जुड़ा था वैसे इस चेन में भी आप देखिए कार्बन 5 से फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो दूसरी चेन का ये एक न्यूक्लियोटाइड है जो मैंने आपको बना के यहाँ पे दिखाया। अब देखिए एक न्यूक्लियोटाइड आपका ये बन गया दूसरी चेन का, तो इसी प्रकार से कई न्यूक्लियोटाइड आपस में बनेंगे और जुड़ेंगे जैसे पहले जुड़े थे। मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। आप देखिए आपका एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया दूसरी चेन का, ठीक है ना, और एक न्यूक्लियोटाइड ये हो गया। वहां पे भी आपने क्या किया था कि एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 3 पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरे नाइट्रोजन के फॉस्फेट से क्रिया करता है। अब आप देखिए यहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये शर्करा, उसका नाइट्रोजन क्षार और ये फॉस्फेट। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, उसकी ये शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट। अब आप देखिए ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका कार्बन 3 आप देख रहे हैं, ये है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है, इसका ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसका ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो यही तो हुआ था, कार्बन 3 के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में ये क्रिया हुई और कौन सा बॉन्ड बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया। इस प्रकार से ये दो न्यूक्लियोटाइड क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। दोबारा समझ लीजिए, दूसरी चेन का जो न्यूक्लियोटाइड है वो ये है, दो न्यूक्लियोटाइड है दूसरी चेन बनाने के लिए, उल्टे हो गए, मैंने आपको बता दिया, शर्करा का मॉलिक्यूल उलट गया है, इन्वर्ट हो गया है। तो अब इसमें आप देखिए ये न्यूक्लियोटाइड है, कार्बन 3 है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3 है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। एक न्यूक्लियोटाइड ये है, इसका फॉस्फेट आपको दिखाई दे रहा है, उसमें ये फंक्शनल ग्रुप है OH। तो एक न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट की जो फंक्शनल ग्रुप OH है वो, और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के कार्बन 3 पे मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। इस प्रकार से ये दोनों भी न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे और इस प्रकार से आपकी दूसरी चेन बन जाएगी जो पहली चेन की क्या है, एंटी पैरेलल है। आप देखिए ये शर्करा का अणु हो गया, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5। कार्बन 1 पे क्या जुड़ गया, नाइट्रोजन क्षार, कार्बन 5 पे क्या जुड़ गया, फॉस्फेट। ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है दूसरी चेन का, ये आपका क्या है, नाइट्रोजन क्षार, ये क्या है इसका फॉस्फेट। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फॉस्फेट। ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है शर्करा, उसके कार्बन 1 पे ये नाइट्रोजन क्षार और कार्बन 5 पे फॉस्फेट। और ये अब आपस में कैसे जुड़े, पहले न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन 3 पे OH, ये दोनों आपस में जुड़ गए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, ठीक है। ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये कार्बन 3 है, यहाँ पे OH होगा, ये इसका फॉस्फेट, पहले दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट हो गया, ये दोनों आपस में जुड़ गए किससे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है, इसका कार्बन 3 है, यहाँ पे OH होगा, ये तीसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट है, इसका OH होगा, तो कार्बन 3 का OH और इसका फॉस्फेट का OH, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे किसके द्वारा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो इस प्रकार से आपकी डीएनए की दूसरी चेन बन गई, जो पहली चेन की क्या है, बिल्कुल एंटी पैरेलल है, एक दूसरे से बिल्कुल समानांतर है पर एक दूसरे के उल्टे हैं। अब आप देखें इस प्रकार से आपकी डीएनए की दो चेनें बन गई। पहली चेन ये जो आपकी ये स्ट्रक्चर दिखा रही है और इसको हमने दिशा भी देखी, ऊपर वाली दिशा 5 और नीचे वाला सिरा क्या है, 3 है। 5 और 3 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ऊपर कौन सा कार्बन है शर्करा का, कार्बन 5 है, और यहाँ पे कौन सा कार्बन है सबसे नीचे, कार्बन 3। तो ये आपका क्या है, 3 से 5, ऊपर 5वां सिरा है और नीचे कौन सा है, तीसरा सिरा। और इसी चेन के जो प्रति समानांतर दूसरी चेन है उसमें सबसे ऊपर कौन सा कार्बन है, ये कार्बन 3 होगा, ये कार्बन 3 होगा, ये तीसरा सिरा हो गया। और इस चेन का ये निचला सबसे सिरा कौन सा है, 5वां सिरा है, तो कार्बन 5। तो ये चेन क्या हो गई, 3 से 5 हो गई, और ये चेन क्या हो गई, नीचे से 3 से 5 हो गई। तो अगर आप देखें तो दोनों सिरे, दोनों चेनों के आमने सामने जो सिरे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, एक का 5वां तो दूसरे का क्या है, तीसरा सिरा है। और नीचे की ओर अगर हम देखें तो एक चेन का तीसरा सिरा है तो दूसरी चेन का क्या है, 5वां सिरा। तो अगर आप देखें तो ये दोनों चेनें क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चर में तो बिल्कुल समान है, समानांतर है, समान समान चल रही है एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे की क्या है, एंटी है। जहाँ एक चेन का 5वां शीर्ष आ रहा है तो दूसरी चेन का तीसरा आ रहा है, और जहाँ पहली चेन का तीसरा आ रहा है वहां दूसरी चेन का क्या आ रहा है, 5वां सिरा आ रहा है। तो यही कहलाता है एंटी पैरेलल होना। ये दोनों चेनें एक दूसरे की क्या है, प्रति समानांतर हैं, एंटी पैरेलल है। अब यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हमको और ध्यान रखने हैं। देखिए डीएनए की दोनों चेनें तो बन गई, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, हमें अगर इन दोनों चेनों को जोड़ेंगे तभी डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि डीएनए की दोनों चेनें जो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं, इनके
आमने सामने कौन सा घटक आता है? नाइट्रोजन क्षार। वही फॉस्फेट तो सभी बाहर होते हैं, बीच में क्या आते हैं? शर्करा। तो दोनों के आमने सामने जो आते हैं वो क्या आते हैं? नाइट्रोजन क्षार आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ये आवश्यक है कि एक चेन का जो न्यूक्लियोटाइड है, मान लीजिए ये पहले चेन का न्यूक्लियोटाइड है, इसका जो नाइट्रोजन क्षार है, अगर ये प्यूरिन होगा तो इसके सामने जो नाइट्रोजन क्षार होगा दूसरी चेन का, वो हमेशा क्या होना चाहिए? प्रिमिडीन। अगर यहाँ पे प्यूरिन है तो यहाँ प्रिमिडीन, और यहाँ प्रिमिडीन है तो यहाँ प्यूरिन। अर्थात यदि एक चेन में प्यूरिन है तो उसके सामने जो दूसरी चेन है उसमें हमेशा क्या आना चाहिए? प्रिमिडीन आना ही चाहिए। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है, प्यूरिन के सामने प्रिमिडीन होगा, प्रिमिडीन के सामने प्यूरिन होगा, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि ये पहली चेन में अगर एडिनिन है तो उसके ठीक सामने क्या होगा? थाइमीन होगा, टी होगा, तभी बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच में। और यदि पहली चेन में जी है, नाइट्रोजन क्षार ग्वानिन, तो उसके ठीक सामने हमेशा क्या होना चाहिए? साइटोसिन होना चाहिए। अगर थाइमीन होगा यहाँ पे तो उसके सामने क्या होगा? एडिनिन। अगर यहाँ साइटोसिन होगा तो उसके सामने क्या होगा? ग्वानिन होगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो दोनों चेनों के बीच में जुड़ने के लिए आवश्यक है कि अगर इस चेन के यहाँ पे प्यूरिन है तो उसके ठीक सामने दूसरी चेन में क्या होगा? प्रिमिडीन होगा। और दूसरी बात मैंने आपसे क्या कहा कि अगर एडिनिन है आपका प्यूरिन, तो उसके ठीक सामने जो प्रिमिडीन होगा वो हमेशा क्या होगा? थाइमिन होगा। और अगर प्यूरिन ग्वानिन है तो उसके ठीक सामने जो आपका प्रिमिडीन होगा वो हमेशा क्या होगा? साइटोसिन ही होगा। अब जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें इन दोनों चेनों को, जो एंटी पैरेलल चेन है, इनको आपस में क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, तभी डीएनए का स्ट्रक्चर बनेगा। और जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों नाइट्रोजन क्षारों के बीच में एक बंध बनाना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बंध। ये ध्यान रखिएगा, ये जो नाइट्रोजन क्षार हैं दोनों चेनों के, ये आपस में जुड़ के डीएनए के स्ट्रक्चर को पूरा करेंगे। और ये किसके द्वारा जुड़ते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ते हैं। अब यहाँ एक और बात ध्यान रखिएगा कि एडेनिन और थाइमिन, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो कैसा बनता है? द्विबंध बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बंध बनता है वो हमेशा क्या होता है? त्रिबंध होता है। थ्री बॉन्ड्स बनेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। आप डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एडेनिन और थाइमिन के बीच में कौन सा बॉन्ड बना है? देखिए डबल बॉन्ड है। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये भी ध्यान रखना कि एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, और किस बॉन्ड से? डबल बॉन्ड से। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, किस बॉन्ड से? ट्रिपल बॉन्ड से। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको डीएनए का स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। दूसरे वीडियो में हम आपको डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को और विस्तार से समझाएंगे। तो अगला वीडियो आप देखिएगा जिसमें आपको इसके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए की अन्य प्रॉपर्टीज के बारे में आवश्यक जानकारी दी जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।